नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पटना में जो नीट छात्रा की मौत हुई है उसको लेकर के। दरअसल ये केस की अनुशंसा सीबीआई के पास सौंपी गई थी कि सीबीआई को ये सौंप दिया जाए। अब जो है सीबीआई की एंट्री इस केस में हो गई है। तो किस लेवल से सीबीआई जांच करेगी और एसआईटी की जो जांच चल रही थी उसको फिर से दोहराया जा रहा है और फिर से जांच किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार पुलिस किसी भी उलझन में नहीं रहना चाहती है और अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उसको हटाना चाहती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है पार्लियामेंट में आज भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह, उन्होंने राहुल गांधी को लुच्चा लफंगा तक कह दिया है। क्या मामला था उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ पप्पू यादव की मुश्किल जो है कम नहीं हो रही है, बढ़ ही गई है। अब वो जेल में ही रहेंगे। आज भी सुनवाई होनी थी, तो क्या कुछ हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार अश्विनी कुमार। सर, शुरुआत करते हैं नीट छात्रा मामले में। खूब हंगामा हुआ, विरोध हुआ, सीबीआई को सौंपने की बात हुई, सीबीआई के पास ये केस चला गया। अब जो है एंट्री हो गई है आज से सीबीआई की इस केस में। केस सीबीआई ने केस फाइल कर दी है। अब जो है इस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ याचिका दायर एफआईआर की गई है, लेकिन जो कागजात पुलिस ने जब्त की थी, एसआईटी ने बनाया था, है ना, और जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, जैसे मुगल हॉस्टल से जो मिला, बरामद हुआ, वो सब सबूत भी रखा गया। सब सारा चीज सीबीआई ने अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई और एफआईआर भी कर लिया। अब इसकी जांच करेगी, है ना, सीबीआई। लेकिन इस प्रक्रिया में सीबीआई को भी लग गया 12 दिन। 31 को ही अनुशंसा की गई थी, 31 जनवरी को, और इसकी जानकारी दिए थे कौन? सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले छात्रा जो है संदिग्ध मौत को दे दिया है, सीबीआई के हवाले करने का फैसला लिया है और यह सीबीआई को सौंप दी जाएगी जी, है ना। तो इतने 12 दिन लग गया सीबीआई को। सिर्फ आप इसी से अंदाज लगाए सीबीआई को मामले में की जानकारी हासिल करने, साक्ष्य एकत्र करने और एफआईआर करने। संदिग्ध लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है, उसमें भी किसी का खुलासा नहीं, लेकिन संदिग्ध लोगों का सीबीआई जब अपने स्तर से जांच करेगी तो पहले तो संदिग्ध लोगों पर ही न करेगी, अज्ञात लोगों पर करेगी। तो नाम का खुलासा कैसे करेगी किसी का? तो इसलिए आज से उसकी जांच सीबीआई शुरू हो गया। अब इसमें नतीजे क्या आते हैं उस पर लोगों की निगाह होगी। अब कितनी अवधि में यह जांच पूरी होगी, इस पर भी लोगों की निगाह है और चर्चा भी चल रही है कि कहीं सीबीआई इसको बहुत लंबी जो है अवधि तक न कहीं खींच ले, यह भी चर्चा है। लेकिन अब तो पते सबको, दर्शक लोगों को भी पता है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से जहानाबाद की लड़की संदिग्ध स्थिति में, है ना, पाई गई, बीमार, बेहोश थी और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मौत हो गई, है ना। तो इसमें बहुत खींचतान हुई। पुलिस का पहले का बयान, बाद का बयान, एसआईटी का गठन, एसआईटी का उनके परिजनों से पूछताछ, डीएनए भी जांच के लिए सैंपल लेना, 25 लोगों का तो मिलवे नहीं किया, फिर 10 लोगों का लिया गया, जिसमें जो पीड़ित छात्रा का जो है परिजन भी है सामने, तो डीएनए टेस्ट कराएगी, उसकी भी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी पुलिस। तो इन तमाम बातों के बाद लेकिन एक उम्मीद जगी है लोगों में कि सीबीआई अगर जांच करती है तो कहीं न कहीं नतीजे जो है सामने आएंगे। आखिर किस वजह से पीड़िता की मौत हुई, क्या हुआ, नशे की गोली खाने से उसकी मौत हुई, नींद की गोली खाने से, या फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस दोनों पहलू पर चल रही थी,
एसआईटी की जांच दोनों पहलू पर है। एक तरफ माना जाता है कि वह नींद की गोली अधिक खा ली इसलिए उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ कहा जाता है, एसएसपी पटना के एसएसपी ने कहा था कि जो है क्या कहता है, इसके साथ दुष्कर्म के मामले को भी नहीं नकारा जा सकता। इस पर भी पुलिस ने ही स्वीकार किया, लेकिन बताया नहीं कि इसमें दुष्कर्मी कौन है, किसके जो है स्पर्म की जांच की गई, किसका मिलान अभी तक नहीं हुआ है, मिलान किसी का। केस तो सर कमजोर हो गया है क्योंकि हॉस्टल सील हुआ नहीं, परिवार के आसपास जो है एसआईटी फटकती रही, कभी चाचा का तो कभी भाई का, सबका जो है सैंपल ले लिया डीएनए का, और उसके बाद जो है उसके बाद भी देखिए कि हॉस्टल सील नहीं हुआ, सबूत से बहुत छेड़छाड़ हुआ, तब सीबीआई जो है किस तरीके से उसको करेगी, सबूत तो रहेगा नहीं। हॉस्टल वाले किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, हॉस्पिटल वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि साफ यहाँ दिखा कि गलत रिपोर्ट दिया गया। पुलिस जो है शुरू से ही कह रही कि सुसाइड वाला केस है, उसी पे अड़ी हुई है। ये पुलिस अभी तक अड़ी हुई नहीं। पुलिस जो है ये नहीं तो है कि एंगल तो सुसाइड वही वाला देने की कोशिश हुई एंगल शुरुआती शुरुआती तौर पर दिया गया, लेकिन बाद में जब पटना के एसएसपी मान रहे हैं कि इसमें जो है दुष्कर्म के मामले को नहीं नकारा जा सकता, तो कहीं न कहीं पुलिस भी इस संदेह में है कि कहीं इसके साथ दुष्कर्म हुआ हॉस्टल में हुआ, नहीं समझे, कि और कहीं हुआ। जी यह भी जो है पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। इसलिए ना जहानाबाद में जितने भी इसके परिचित थे, किसी लोगों ने इसके खाते में पैसे भेजे, मृतका के खाते में पैसे कहाँ से आए, किस, उन लोगों की भी जांच कर रही है पुलिस। इन तमाम पहलुओं पर अभी भी पुलिस की भी जांच चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, तभी कुछ न कुछ इसमें खुलासा होगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लग रहा है। पप्पू यादव जो अभी जेल पे है, बेऊर जेल पे है, उन्होंने आरोप लगाया था कि किसी बड़े नेता का पुत्र इसमें शामिल है ना, उसकी संलिप्तता है, लेकिन उसका सबूत नहीं दे सके। राबड़ी देवी ने भी ऐसा कह दिया था सदन में, लेकिन राबड़ी देवी से जब सम्राट चौधरी के नाम को खुलासा कीजिए, अगर कोई है तो आप जानती हैं, तो उसको तुरंत हम गिरफ्तार करेंगे 24 घंटा के अंदर, है ना, जेल भेज देंगे। लेकिन उसके बाद वह मामला राबड़ी देवी की ओर से दोबारा नहीं उठाया गया। तो ये जो है राजनीतिकरण भी इसका हुआ। कल भी दो दिन पहले भी देखे ना, अफवाह वाला, माले वाला के जो ऐसा वाला सभी लोग प्रदर्शन किया, उसकी महिला विंग भी थी, अफवाह तो महिला विंग ही है, इन लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठीचार्ज भी हुई। एक और चीज इसमें दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ इसको लेकर, न्याय के लिए। एम्स की जो चर्चा थी कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, एम्स ने अभी तक रिपोर्ट सौंपी ही नहीं है एसआईटी को। हाँ, एम्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, सार्वजनिक भी नहीं हुई है, और केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई के पास, सीबीआई आधा अधूरा जो है जांच करके जो है। अब सीबीआई क्या करेगी ये तो सीबीआई पर निर्भर करेगा, लेकिन सीबीआई के मामले को जो केस जाता है उसमें इंतजार करना पड़ता है, लंबा इंतजार। तो लंबा इंतजार होते होते हो सकता है कहीं सारे मामले पर पटाक्षेप न हो जाए, इसकी भी आशंका है। हालांकि सीबीआई की जांच में निष्पक्षता की बात रहती है, इसीलिए लोग सीबीआई को मामला दे देता है। क्या लगता है अश्विनी जी, सीबीआई जांच कर पाएगी सही ढंग से? सीबीआई की जांच में सर जैसा कि निष्पक्षता रहता है, हमको तो मतलब इस पे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का बिहार को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर का था ना, वहाँ का मामला हो, चाहे बॉबी हत्याकांड हो, चाहे शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, ऐसे तमाम हत्याकांड, ऐसे तमाम मामले हैं जहाँ सीबीआई की ओर से कोई इंसाफ होते नहीं दिखा, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं दिखा कि उस केस को सॉल्व किया जाए। बहुत आराम से उसको कंक्लूजन रिपोर्ट डाल के ठंडे बस्ते में डाल के बंद कर दिया गया। तो से और एक चीज और है, देखिएगा कि जब केस को उस मामले में, बॉबी हत्याकांड के मामले में राधानंदन झा के बेटा रघुवर झा पकड़ाया था, बाद में वो भी छूट गया, बाद में छूट गया, लेकिन हाँ, क्योंकि केस इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं कि ये लोग नहीं बना पाते हैं कि कोर्ट में जाके प्रूफ कर पाए। ठीक है, उठाते तो हैं, लेकिन कोर्ट में जाते और कहना चाहेंगे कि उसी कांड के बाद से जब उसका पर्दाफाश हुआ तो राधानंदन झा की राजनीति कुंद हो गई।
वो तो स्वाभाविक सी बात है हाँ। सर। वो तो जब उस तरह का कोई पकड़ाएगा तो राजनीति साधु यादव का भी नाम जब आता है हाँ, साधु सीपी यादव का भी गौतम नाम कांड सीपी में, गौतम साधु कांड यादव में, कहाँ उसके है बाद साधु सबको यादव पता उसके है। बाद बेकुंद हो गए, राजनीति से किनारे हो गए। कहाँ राजनीति से सर किनारे हो गए? कहाँ? क्या बात करते हो? तो उसके बाद जब काय को जीता राजद चुनाव? सत्ते में नहीं है तो अब किनारे नहीं नहीं होंगे? काय को चुनाव नहीं, जीता? शुरुआती सत्ता दौर में से ही रहेंगे अलग तब न है। चुन रहे नहीं काय को चुनाव राजद से जीता? अरे तो तो अलग जब ही वहाँ है। चुनाव से राजद लड़ा? तो जब राजद की हाँ। स्थिति ही खराब हो गई थी और उसके बाद नहीं वो नहीं, अलग हो वो गए तो हो अलग होके जाएंगे। चुनाव लड़े, तो अलग होके कांग्रेस के टिकट पर भी तो चुनाव लड़े, सर साधु यादव कोई पत्नी को भी चुनाव लड़ाए। साधु यादव कोई बहुत बड़े पॉपुलर नेता नहीं है कि जो अपने बदौलत वो चुनाव जीत जाएंगे। वो पार्टी के बदौलत ही चुनाव जीतते थे। और वैसे राज्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने बदौलत चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पार्टी के बदौलत ही चुनाव जीतते हैं। तो जब पार्टी की स्थिति खराब होगी तो ऑब्वियसली जो है सो नेता की स्थिति खराब हो ही जाती है, और नेता की स्थिति खराब होती है तभी पार्टी की स्थिति खराब होती है। तो उस पर नहीं जाएंगे, आते हैं। शिल्पी गौतम कांड के बाद से ही लालू यादव से अभी साधु यादव से लालू यादव ने भी किनारा किया। उस समय के बाद बहुत दिन तक साथ में रहे हैं सर, बहुत दिन तक नहीं, किनारा लेकिन किनारा कर दिया जब इस सत्ता के करीब आए। किनाराबाद उस पे जाएंगे तो उसके डिबेट बाद ही से अलग तो लालू होगा। यादव भी किनारे हो वही गए बोले हाशिए तो पर। उस पे जाएंगे तो डिबेट दूसरे दिशा में चले जाएगा। तो फिलहाल सीबीआई वाले पे आते हैं। सर ने कहा कि जो 10-12 दिन लगे, तो सीबीआई के पास कोई एक केस होता नहीं है कि जो तुरंत गए और तुरंत जांच शुरू कर देंगे। उसके पास भी क्यू में केस रहता है और अपने हिसाब से वो निर्णय लिया जाता है किस अधिकारी को वहाँ भेजा जाएगा, टीम गठित किया जाता है और उसके बाद जो है सो वो केस सौंपा जाता है। तो इसलिए वो प्रक्रिया है, तो उसमें समय लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, बिहार पुलिस ने केस में ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि जो सीबीआई खास करके उस पे कुछ बढ़िया से जांच कर पाए। जब प्रथम दृष्टया जो भी आपके पास सबूत होते हैं, जब वो उसी का नष्ट होने का चांस होता है। जो सबसे बड़ा सवाल था, जिस कमरे में थी उस कमरे को सील नहीं किया गया, उसका बेडशीट तक धुला गया, तो उसके बाद बहुत खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले से ही इस केस को मुझे ये कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं लग रहा है कि पुलिस भी नहीं चाहती थी कि इसमें किसी का चीज उजागर हो सही ढंग से, क्योंकि अगर चाहती तो तत्परता दिखाती और तत्परता दिखाने के बाद जो है सो कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आता। जैसा कि आप ही ने भी कहा ना कि जो एम्स से अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आया, तो पुलिस ने भी कहा इस पे तत्परता दिखाई कि जो वो रिपोर्ट आए। और पटना के एसएसपी का जो रवैया है सो बड़ा, मतलब उनका बयान सुन के और उनका जो मतलब काम करने की क्षमता देख के पता नहीं, थोड़ा सा हमको लगता है कि जो सुस्त पड़ गए हैं बहुत। जिस तरह से जितने ऊर्जावान है, मतलब युवा है, उस हिसाब से ऊर्जा उसमें नहीं दिख रही है उनमें। क्योंकि अभी पटना में देखिए जो सिविल कोर्ट को बार बार बम ब्लास्ट की जो धमकी मिलने की बात हो रही है, उसमें भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भेजे हैं, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वाला हमको नहीं भेजा है। जबकि ये सीरियस मामला है। आप समझिए कि जो पिछले 10 महीने में ये छठी बार ये घटना हो चुकी है, छठी या 7वीं बार है। तो अगर कोई शरारती तत्व भी है तो भी पुलिस को इस चीज को पकड़ के रखना चाहिए। नहीं तो जो स्थिति बन रही है ना सिविल कोर्ट की, वहाँ न जज जाना चाहेंगे, न वकील जाना चाहेंगे, और न आरोपी। और इस चक्कर में कई सारे, एक तो इससे ही भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कोर्ट क्या बोलते हैं आप, केस का देख ही रहे हैं किस हिसाब से सुनवाई होती है। कई बार तो लोग मर जाते हैं, उसके बाद उस पर फैसला आता है। वैसी परिस्थिति में इस तरह की घटनाएं और होती चली जाएंगी तो उस न्याय व्यवस्था बाधित होगा और डिले होगा। तो सीबीआई से अब देखिए, अगर कोई वहाँ कोई जुनूनी अफसर आ जाए जो नहीं कहे हम एकदम सब कुछ खोज के निकाल लेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, तब कुछ तब कुछ निकलने की उम्मीद है। नहीं तो बहुत कुछ ज्यादा इस केस में बच नहीं रहा है। और पुलिस जो चाह रही है कि जो अपने ऊपर से ये दाग हटा ले और धुल जाए, तो ऐसी बात नहीं कि ये दाग उनसे धुलेगा। इसमें स्पष्ट रूप से ये हो ही चुका है कि जो पुलिस नाकाम रही, तभी जहां पुलिस नाकाम होती है तभी सीबीआई को हैंडओवर किया जाता है। तो इस चीज से पुलिस भी अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा सकती है। चलिए राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी को लेकर के जो है गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संसद में जो है बाहर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, किसानों के हित में लेकर के जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, नरेंद्र मोदी पर जो है सवाल दाग रहे थे। अब उसको लेकर के गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान भी दिया और झूठा लुच्चा तक कह डाला है राहुल गांधी को। आखिर इतना गुस्से में क्यों है? देखिए, राहुल गांधी की जो भूमिका है संसद में, खास करके लोकसभा में, वह कहीं न कहीं से जो है एकदम असंसदीय है। और किसानों के हितैषी बनते हैं, तो सही ने कहा कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, इनको जौ और गेहूं की जो पौधा होता है और फसल होता है, इसमें फर्क नहीं पता चलेगा। याद है ना कि आलू पहले कहते थे कि फैक्ट्री में बनता है, वही राहुल गांधी का है। तो इसी तरह से उन्होंने एक चीज और कहा, हम काटेंगे, वो पूरा बयान नहीं था, कट करके वो भाजपा का नैरेटिव है, उस पे नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जो है
राहुल गांधी भी इन्होंने यह भी कह दिया कि इनको गाय और बछड़ी में जो है फर्क नहीं समझ में आया, बाछा बाछी जो है फर्क नहीं उसको कर पाएंगे फर्क नहीं सामने। कर पाएंगे। तो ये तो सही है कि राहुल गांधी को इतना जमीनी चीज नहीं पता है, किसानी चीज नहीं जानते हैं, है ना, तो वह किसानों के हितैषी कैसे बन जाते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पर यह सीधा आरोप लगा देते हैं वह किसानों का जो है हित नहीं चाहते हैं, जबकि किसान के लिए मोदी की सरकार जो बहुत सारी योजनाएं चला रही है ना, सम्मान निधि की शुरुआत की मोदी सरकार ने की ना 6,000 रुपये की। अब देखा देखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 3,000 देने की बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी फिर सरकार देगी, राज्य सरकार अलग से। तो किसान हित की बात जो हमेशा जो वर्तमान सरकार है वह कर रही है, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है और उसको राहुल गांधी उसको लेकर सीधा सीधी कटाक्ष कर देते हैं किस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो स्वाभाविक है उनके बचाव में उतरेंगे ही उनके मंत्री। तो गिरिराज सिंह तो ऐसे भी है, गिरिराज सिंह ये भी बेबाक कह रहे बोलने थे वाले, कि गरीब दिखाने के लिए, गरीबों को समझने के लिए जो है वहीं पे जाते हैं गरीब के घर में और वहां जा करके दिखाते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन इनको गरीब क्या है वो पता ही नहीं है। बात सही है ना कि कुछ गरीब के साथ रोटी खा लेने से, हाँ, गरीब के घर में जो है कुछ घंटा बिता लेने से आप गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। देश के भूगोल के बारे में भी नहीं जानकारी। इनकी दादी कहिए दादी ना लगेगी इंदिरा गांधी, आज नहीं 71 में ही कही थी गरीबी मिटा देंगे देश में, गरीबी मिटी क्या, सरकार तो उनकी थी, गरीबी मिटा पाए। तो ये एक चुनावी होता है स्टंट। तो जैसे आपने कहा, गिरिराज सिंह ने भी कहा कि गरीबों की झोपड़ी में चले जाते हैं, बढ़ई के पास चले जाते हैं, रंदा बांटने लगते हैं, चाय वाले के यहाँ चले जाते हैं, चाय बनाने लगते हैं। यही ये बिहार के चुनाव में आए जब प्रचार कर रहे थे तो मछली मारने चले गए बेगूसराय में, मखाना की खेती जो पूरा सूट बूट में चले गए थे कटिहार में, मखाना की वैसे खेती तो हर नेता करते हैं, भाजपा में ही बात करें तो वो भी गरीबों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, वहाँ बढ़िया व्यवस्था रहती है, सब कुछ चीजें, लेकिन गरीबों के हित खेत में भी उतर जाते हैं। गरीबों के हित की भाजपा की बात करें तो सांसद हेमा मालिनी वो भी खेत में उतर जाती है, गरीबों के हित में बात की ना। देखिए अभी अन्न जो मिल रहा है अभी है ना, 5 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी मिल रहा है, इसका क्या है? कांग्रेस के समय में इंदिरा आवास कैसे मिलता था, उसकी क्या प्रक्रिया था, कितनी जटिल प्रक्रिया थी, क्या उसका रेशियो था, अभी क्या रेशियो है, ये सबको देखिएगा ना कि आखिर कौन सरकार है जो गरीबों के लिए ज्यादा हितैषी रहे। ठीक है, हम ही नहीं कहते हैं कि एकदम गरीब को क्या कहता है आकाश में उड़ा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं। तो गिरिराज सिंह ने गलत थोड़े बोला। क्या लगता है सुनी जी की राहुल गांधी तो वैसे शब्दों का उपयोग तो जरूर करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जो लुच्चा झूठा ये सब शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसे किस हद तक सही मानते हैं? वो भी माननीय है। सर ने कहा कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो असंसदीय है, तो अगर वो असंसदीय है तो सत्ता पक्ष कर क्या रहा है? ले आइए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, क्यों कैंसिल कर दिए? राजनीति आप भी कर रहे हैं तो वो वहाँ झाल बजाने थोड़े बैठे हैं, वो भी राजनीति करने बैठे हैं, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, सबका राजनीति करने का तरीका नहीं लाने का जो है ना, हाँ जी, इसके पीछे कारण बताया गया। हरदीप पुरी ने कहा कि नहीं अभी हाँ उसकी जो आवश्यकता हाँ, तो इसका मतलब वो असंसदीय व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आवश्यकता नहीं है। भाजपा अपने आप स्टैंड पे खड़ी नहीं रह पा रही है। अब दूसरी बात, सर ने कहा कि जो सिर्फ भाजपा गरीब की हितैषी रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पार्टी का निर्णय थोड़े था ये। मैं सरकार की बात, निशिकांत दुबे ने कहा था एक पर्सनल सांसद ने इन पर लाया जाएगा, लेकिन पार्टी का जो निर्णय इन्होंने हरदीप पुरी बताया कि नहीं ऐसी कोई बात तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन है ना सर, सीधी सी बात है। उस पे चलिए आप तो आगे बढ़ते हैं, उस पे भी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आप सीधी सी बात है आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि कायदे से ये होना चाहिए था। आप देखिए, आप कहीं ना कहीं मानिए तो इसका एक नैरेटिव सेट हो गया देश में, ये भदपिटी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी अपना काम करने में सफल रहे। भाजपा अगर जिस समय राहुल गांधी वहां बोल रहे थे ना, तो अगर इन लोगों की इतनी होशियारी होनी चाहिए थी कि आप बोलने देते, उसके बाद आप उठते, उसका काउंटर करते, और जो भी बातें, क्योंकि सदन में तो यह स्पष्ट लिखा जाता है कि जो भी बातें तथ्यपरक नहीं होगी वो रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है।
तो आप उसके बाद एक एक चीज का काउंटर करते हैं बिना आप। तथ्य का चीज वो बोल रहे थे। तो आप बाद में प्रकाशित आप जो बाद किताब प्रकाशित नहीं हुई है, आप बाद में आपको काउंटर जानकारी कैसे मिली? जो आर्टिकल में रिपोर्ट छपा था वो उस आधार पे आए थे, आप उसके बाद आते और काउंटर करते, सीधी सी बात है। आपने तो उनको रोक के सीधे सीधे ये स्पष्ट जाहिर तो करते उसकी प्रति भी तो उन्होंने सदन को नहीं स्पष्ट सौंपी। बिल सदन को वो सौंपने के लिए तैयार थे, बोलने नहीं दिया गया इसीलिए वो नहीं सौंपे। तो बोलने देते, उसके बाद आप काउंटर करते, तो एक भाजपा के लिए मतलब सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार हड़बड़ा गई, जैसे वो बोले सरकार हड़बड़ाएगी। राजनाथ सिंह अमित शाह का एक्सप्रेशन देख के लोगों को लग गया कि जो ये लोग हड़बड़ा गए। अब चलिए आप थोड़ा सा चले आते हैं गरीब के पे। तो अंत्योदय योजना था जो वो यूपीए के सरकार में ही शुरू हुई थी। तो ये अन्न देने की बात जो है सो पहली बार ये नहीं कर रही है। समय जब बदलता है तो हर चीज का प्रावधान बदलता है। और दूसरी बात, सर ने कहा कि सरकार किसान की बहुत हितैषी है और सम्मान निधि देती है। 6,000 रुपया सालाना सम्मान निधि अगर आप देखते हैं तो महीने का कितना हुआ? बहुत 500 रुपया। 500 रुपया में कौन सा किसान जो है सो अपना पूरा हित कर लेगा? पहली बात ये बताइए। उसको सर खेती बाड़ी के लिए दिया 500 रुपया में क्या खेती बाड़ी होती है सर? अगर हमारे पास 1 बीघा जमीन है, 500 रुपया में हम बिया तक नहीं ला सकते हैं, जोत सकते हैं, आपको भी पता है। अभी राशि नहीं पता, तो सर वैसी राशि देके क्या फायदा? वो एक अपना राजनीति चमकाने की जो प्लानिंग है वो है। दूसरी बात आप आते हैं, अगर सरकार इतना ही किसान की हितैषी होती तो जो किसान एमएसपी या अन्य चीजों को लेके बराबर परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी को दूर करने में वो सफल होती, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, उसमें पूरी तरह से वो विफल है। इसीलिए किसान जो है सो असंतुष्ट रहते हैं। बिहार में भी आप देख लीजिए, अगर आप कहते हैं जो नहीं बहुत किसान की हितैषी है, तो यहाँ यूरिया ब्लैक मार्केटिंग होता है। और हर सरकार भी, और यहाँ 20 साल से लगातार जो है ना, कुछ दिन छोड़ दीजिए तो एनडीए ही रही है, तो 20 साल में चाहती तो आराम से इस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता बिहार था। की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में श्याम रजक हैं, अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव उनसे सवाल कर रहे थे कि जो मुसल्लापुर और बाजार समिति जो एरिया है, वहाँ जो मतलब फुलवारी शरीफ और दूर दराज जो उधर के किसान है, इधर आने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियों की नो एंट्री रहती है। रात में लाएंगे तभी लाएंगे तो नो एंट्री होती है, दिन में कैसे लाएंगे, सुबह सुबह कैसे लाएंगे? तो ये दिक्कत वो बता रहे थे कि उधर भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, हाट की व्यवस्था की जाए। तो रामकृपाल यादव की तरफ से भी जवाब आया था कि हर जगह हम सक्षम नहीं कि हर जगह ये सब चीजें बनाई जाए, लेकिन हर प्रखंड लेवल और ये सब जगह विस्तार किया जा रहा है बहुत चीजों का। लेकिन किसानों की समस्या जब वहीं पर एक लेवल पे पटना जैसे राजधानी में ये समस्या है, तो अन्य जो सुदूर क्षेत्र है किसानों की, तो उनके लिए भी हाट मंडी में पहुंचाना मुश्किल ही होता है। सर सब जगह हाट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था नहीं है बहुत जगह। हाट मंडी सब जगह, अरे जितना हाट मंडी सब जगह है, लेकिन सब युद्ध स्तर पे जिस तरीके से किसानों के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए तो हर जगह तस्वीर आ जाती है कि लोग टमाटर फेंक रहे हैं, सब्जी फेंक रहे हैं रोड पे, क्योंकि जितनी लागत लगी उतना मूल्य भी वो नहीं कमा रहे हैं। बिचौलिए जो है दलाल, वो उसके लिए हालांकि बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान उसका विरोध। सर मैं कितनी बार कानून बनाते हैं, आप उस कानून को अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा विफल तो आप ही है ना जी। आप कानून बनाने का क्या मतलब होता है? अगर आप कानून बनाते हैं तो आप समझा पाइएगा ना लोग को, या तो आप ऐसे निकम्मा मंत्री को पेचीदा कानून रहता है कि किसानों अरे सर कानून अब उसके मंत्री को खुद समझ में नहीं आता है तो किसान को क्या समझाएंगे? यहाँ तो ये भी स्थिति रही है। और आप चले आते हैं गिरिराज सिंह पे, ये सब किसान की जो बात थी वो मैंने बता दिया। और अभी रिपोर्ट उठा के देखिएगा तो किसान की स्थिति पहले क्या थी अभी क्या है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और ये आपको देखना है तो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र घूम लीजिए, बहुत बढ़िया से आपको पता चल जाएगा इस पे, क्योंकि हम गांव से आते हैं, हम गांव घूमे हैं और गांव में स्थिति देखे हुए हैं। तो इसीलिए किसान को लेकर सरकार की हम जो कहेंगे जो पीठ थपथपाएं, ये कतई नहीं होने वाला है। जो स्थिति किसान का पहले था वही स्थिति किसान का भी। जो बात कर रहे हैं तो एमएसपी के तो हर साल जो गेहूं धान सबकी जो है दाम बढ़ती है सर, उस रेट पे खरीदारी होती कहाँ है? सब कुछ में तो बिचौलिया पड़ा हुआ है। आप हर जगह जाइए, बिचौलिया के लिए किसान अपनी मजबूरी में बेचता है। किसान मजबूरी में नहीं बेचता, किसान को मजबूर आप करते हैं, इसीलिए किसान मजबूरी में बेचता है। सरकार के पास सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा तंत्र होता है। अगर सरकार चाहे तो हर चीज को बहुत अच्छे व्यवस्था से ठीक किया जा सकता है। गिरिराज सिंह पे उसी पे आते हैं। वो कितना सही है। गिरिराज सिंह जो है ना, वो कहते हैं कि कहावत है, गरजने वाले बादल जो है ना वो बरसते नहीं है। तो अभी क्या है कि गिरिराज सिंह बहुत ही ज्यादा अवसरवादी नेता है, हमको बोलने में कहीं से कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा। वो देखे कि अभी सब विपक्ष राहुल गांधी पे पड़ा हुआ है तो बहती गंगा में भी हाथ धोने पहुंच गए। और जितना चीज वो बता रहे थे
और सेम चीज अगर उनपे लागू किया जाए तो वो भी पता चल जाएगा बड़ा बेहतर मंत्री तरीके है से। लेकिन हाँ, क्या कुछ कर रहे हैं आप उनसे वो भी पूछ, सवाल हाँ, उठ बहुत जाएगा। बढ़िया से पता चल जाएगा, चलिए उस पे ठीक है। जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर चलिए, गिरिराज सिंह इस उतने पे अच्छे, छोड़ते एक हैं। लाइन और बोल जी। देंगे, गिरिराज सिंह उतने ही अच्छा नेता होते हाँ। तो जिस समय यूजीसी को लेकर इतना सारा बवाल चल रहा था तो उस समय चुप्पी साध दिए थे। जीत के बाद आते में हैं सनातन से जोड़ना। जीत के आते हैं उसी क्षेत्र से, और उसके बाद हर चीज को वो सनातन, उनके सब 3-4 गो शब्द है, देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ, फलना, वही करके वो अपना राजनीति कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पप्पू यादव पे चलते हैं। पप्पू यादव जो है अब जेल ही में खिचड़ी खाएंगे क्या? तो पहले ही दिन कह दे कि पप्पू यादव जो है अभी नहीं छूटेंगे। हाँ, लंबा फंस गए। तो किए थे उन पर पहला दिन जब बेल हो गया तो उनका बेल नहीं हुआ था, है ना, बम की जो अफवाह हो, जी, इसी जी। दिन हमने कह दिया था हाँ। कि पप्पू यादव अभी जेल में ही रहे, हाँ। है ना, और रह रहे हैं अभी तक। जो उनको सोमवार की घटना है, बम से उड़ाने की धमकी दिया गया सिविल कोर्ट में, उस दिन सुनवाई नहीं हुई, स्थगित हो गई कार्यवाही कोर्ट की। उसके बाद मंगल को इनको एक केस में बेल मिला। किसमें? वो केस था गर्दनी बाग का मामला, जो जबरन जिसमें उठाई गई थी मकान कब्जा वाला उठा के लाई मामला। थी। और दूसरा केस उनका है बुद्धा कॉलोनी थाने का, बुद्धा कॉलोनी थाना, सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में बाधा, जो जी। इनके लोग किए थे। जी, जब समर्थक इनको गिरफ्तार पुलिस नहीं, उठाने गिरफ्तारी गई नहीं थी वहां गिरफ्तार करने इनके घर पर, तो जो इनके समर्थक हंगामा किए थे वो एक मामला है। उसमें भी जो है आज कल भी होनी थी, तो कल भी कोर्ट में बम का अफवाह हुआ, तो कल सुनवाई टल गई। आज भी सुनवाई हुआ कि नहीं, आज उस पर चर्चा होगी और उनके बेल पर सुनवाई होगी। तो उसमें भी उनको जो है आज भी फर्स्ट हाफ में बम से उड़ाने की धमकी दी गई कोर्ट को, और सेकेंड हाफ में एक महिला जो अधिवक्ता जो थी, एडवोकेट, वो जो अंजलि जिसकी लाश बरामद हुई, इसकी वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आज भी उनको बेल नहीं मिला। अब कल सुनवाई होगी शुक्रवार को, तो उसमें उनको बेल मिलती है कि नहीं मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। ये तो हुआ 2 केस है, वो तीसरा केस भी है कोतवाली थाना में, फिर उसके लिए उनको बेल लेना होगा। तो लंबा भी है, चलेगा ये चलेगा। और सवाल है कि जो सरकारी काम में हस्तक्षेप वाला जो मामला है बुद्धा कॉलोनी थाना वाला, उसमें उनको बेल मिलती है कि नहीं मिलती है नहीं कहा जा सकता, न्यायालय का मामला है, बिल्कुल, है ना। लेकिन इस तरह से अगर प्रक्रिया चलते रही तो पप्पू यादव अभी लंबी अवधि तक बेऊर जेल में ही रहे। पप्पू यादव जो है लंबा फंसते जा रहे हैं। कोर्ट का आज क्या कांड रहा? देखिए, पता नहीं इसको संयोग कहिए कि साजिश कहिए, ये समझ में नहीं आता है कि जब साजिश नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस का भी फर्ज बनता है कि जो बार-बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है। एक पटना ही कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं, कई और कोर्टों को सिविल कोर्टों को दिया जाता है जिला। कल तो वकील और पुलिस में बकझक भी हो गया, धरना पे बैठ गए थे कि बार-बार खाली करवाते हैं आप। हाँ, इसी को लेकर पिछले 10 महीना में ये 6ठा या 7वां धमकी है, 6ठा धमकी हुई, 6ठा धमकी है, और पुलिस अपने दिनचर्या में शामिल कर ली है कि जो जाना है कोर्ट को खाली करा देना है, फिर सब कुछ ठीक ठाक करा के हाँ भाई चलिए। इसके अलावा पुलिस आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। कौन दिया क्या दिया उस पर खोज ही नहीं पा रही। बोले ना, कार्तिकेय शर्मा का बयान है ना, उन्होंने कहा है कि जो हम भेजे हुए हैं, जो मेल आया था ना, उस मेल को माइक्रोसॉफ्ट को भेजे हुए हैं, अभी तक उधर से रिप्लाई नहीं आया। अरे आप कर क्या रहे हैं भाई, रिप्लाई नहीं हो रहा है तो मांगिएगा ना, सीरियस मामला है। खुन्नस निकाल रहे हैं एसएसपी पप्पू यादव पे। अब कह सकते, देखिए पप्पू यादव का जो पैटर्न है वो लंबा जाएगा। पप्पू यादव जेल में ही अभी खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी का स्वाद लेंगे, क्योंकि सुनवाई कल भी होनी है। कहीं कल भी ना कोर्ट को उड़ाने की धमकी आ जाए, तो ये इंतजार रहेगा क्या उस पर फैसला आता है, क्योंकि उसके बाद भी एक और केस है, उस पर भी उनको जमानत लेना पड़ेगा, बेल लेना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो गिरिराज सिंह ने शब्द का उपयोग किया, तो गिरिराज सिंह भी माननीय है, तो इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। माननीय बन के भी रह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे नीट छात्रा मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब सीबीआई किस हद तक किस तरीके से जांच करेगी, उस पर हमारी भी नजर रहेगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।